अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री में आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन काल से। प्राचीन काल में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, वर्तमान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है और एक हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए तो खासकर इम्पोर्टेंट रखती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इतिहास की सच्चाई स्टडी धावक के साथ। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था कि इतिहास को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक होगा आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन का मतलब है पुराना इतिहास। प्राचीन मतलब बहुत टाइम पहले का जो इतिहास है, मैंने आपको बताया था। ये इतिहास लगभग लगभग पृथ्वी के उद्भव से, मानव के पृथ्वी में आने से, पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से शुरू होता है। लेकिन हम उतने पीछे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना पीछे आपसे पूछा नहीं जाएगा। हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है एग्जाम निकालना, ठीक है। सेकेंड आता है आपका मध्यकाल। मध्यकाल में आपको मैंने बताया था, जैसे जैसे प्राचीन काल वालों ने थोड़ी तरक्की करनी शुरू की थी, जैसे जैसे यंत्रों का विकास होने लगा था, मध्यकाल आया था। फिर उसके बाद आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल वो ही है जो इसमें आज हम लोग जी रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हम कहाँ से मानते हैं? इसकी शुरुआत हम वहां से मांगते हैं जहां से हमारे विचार थोड़े और ज्यादा खुलने लगे थे, जहां हम लोग राजतंत्र से बाहर निकलकर लोकतंत्र में, गणतंत्र में आने लगे थे। वो हम एक तरीके से आधुनिक मानेंगे। अगर मैं सिंपल से बात करूं, तो प्राचीन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मानव, मतलब पढ़ेंगे नहीं, लेकिन प्राचीन में क्या होता है कि कैसे मानव आए, कैसे पृथ्वी में नई चीजों का निर्माण हुआ, कैसे मनुष्य ने घर बनाए, कैसे उन्होंने खान कृषि करी, कैसे उन्होंने पशुपालन करा, कैसे उन्होंने हथियार बनाए, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य बनाए। ये होता है प्राचीन में। फिर आता है मध्यकाल में, कि मध्यकाल में लोगों ने अपना समूह बना लिया, एक समाज बना लिया, एक सोसाइटी बना ली। लेकिन उस सोसाइटी में कुछ लोग चोर थे, कुछ लोग बदमाश थे। तो उन लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए हमने अपने ही समूह से एक व्यक्ति को राजा बनाया। तो जो राज्य का काल होगा उसे आप एक तरीके से मध्यकाल में पढ़ेंगे। यहाँ पे नई नई चीजों का निर्माण हुआ, हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगी, सोना चांदी खजानों के भंडार थे मध्यकाल में। फिर आता है हम लोग आधुनिक काल में, जहां हम लोग राजतंत्र को भी छोड़कर लोकतंत्र की राह में चलते हैं, जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, सभी लोगों का शासन होता है, ठीक है। तो आज हमें देखना है प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता, या फिर इसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। वैसे नॉर्मल इसका नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, या इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे देश की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो आप सब लोग मेन हेडिंग लिख लीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं छोटा बेसिक चीज समझाती हूँ। सभ्यता का मतलब क्या होता है, अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। सिंधु घाटी, सिंधु एक हमारे देश की नदी है, जो कि वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके से बहती है। ये आपने सुना होगा, उत्तर भारत की हमारी एक नदी है जिसका नाम क्या है? सिंधु। तो सिंधु घाटी मतलब नदी के आसपास जो इलाका बस जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये कोई पर्टिकुलर नदी है, नदी के किनारे किनारे कुछ लोग बस जाए, अपने घर वगैरह बना ले, अपने छोटी छोटी दुकानें खोल ले। इस तरीके से नदी के आसपास जब लोग आकर बसने लग जाते हैं, तो एक प्रकार से घाटी लगती है। वैसे घाटी हम किसे कहते हैं? कोई गहरी वाली जगह को, मतलब चारों तरफ से आपके पेड़ होंगे, बीच में जो गड्ढा होगा उस इलाके में बसे हुए इलाके को एक तरीके से घाटी कहते हैं। तो इसी तरीके से आप यह समझ लीजिए कि सिंधु नदी के आसपास जो इलाका बस गया था, जहां पर लोग रहने शुरू हो गए थे, उस इलाके को आपने क्या कह दिया? घाटी। तो यानी कि हम किस इलाके को पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी। इसका मतलब क्या हुआ? हम ऐसे इलाके के बारे में पढ़ने वाले जो सिंधु नदी के आसपास रहता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी का मतलब समझ में आ गया। इंडस जो कि हमारी देश की नदी है, उसके आसपास बसने वाली जगह को वैली कहेंगे, इंडस वैली या सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी। अच्छा, अब सभ्यता का मतलब क्या होता है? देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है संस्कृति, एक होता है सभ्यता, एक होता है कल्चर और एक होता है सिविलाइजेशन।
सबसे पहले देखिएगा कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर होता है। पहले थोड़ा सा मैं आपको सभ्यता बताती हूँ। सभ्यता का मतलब होता है जैसे इस पर्टिकुलर जगह में जो लोग रह रहे हैं, इस सिंधु घाटी के इलाके में जो लोग रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस तरीके का खान पान करते हैं, वो किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री मतलब अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, वहां का राजतंत्र कैसा है, वहां का प्रशासन कैसा है, वहां किस प्रकार का परिवार रहता है, मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, वहां किस तरीके के खाने खाए जाते हैं, कौन सा भोजन लिया जाता है। तो ये क्या कहलाती है सभ्यता, यानी कि आप कैसा वर्क करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्तमान समय में कौन सा हम ज्यादा वर्क करते हैं। अगर हम भारत की बात, तो भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, कॉटन की है, मतलब वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो भारत में वर्तमान में क्या आ रहा है, डिजिटल युग चल रहा है। तो ये हमारी सभ्यता है भारत की। अभी हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हम फोन्स का ये इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में हम ई बुक्स पढ़ते हैं। पहले मध्यकाल में हम लोग बुक्स पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, भौतिक किताबें। अब हम ई बुक्स पढ़ते हैं। ई बुक्स मतलब हम मोबाइल से ही फोन में लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम लोग लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते थे, अब हम फोन में लाइब्रेरी खोल के पढ़ लेते हैं। तो अब का जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता में चेंज आया है। कैसे, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा यूज करते हैं। बट उसी तरह हम मध्यकाल वालों को देखें, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां कोई मोटर गाड़ी नहीं होती थी, वो लोग हाथी घोड़े में चलते थे। तो मतलब एक तरीके से अंतर आ गया ना, हम लोग बाइक में चलते हैं, वो लोग हाथी घोड़े में चलते थे। तो ये क्या है, ये अंतर है, यानी कि सिविलाइजेशन मतलब उनका रहन सहन और वर्तमान का रहन सहन फर्क है ना। अभी हम लोग पिज्जा बर्गर मोमोज हजारों तरीके की चीजें खाते रहते हैं, कॉन्टिनेंटल फूड्स हमारे जो है दैनिक के खान पान में ऐड हो गया है। बट क्या ये पहले होता था। तो ये क्या है, एक अंतर है, मतलब कि आपको ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर समय में लोगों का खान पान, उनका रहन सहन, उनके उनका व्यापार, उनका इकोनॉमी कैसी थी, ये सब क्या कहलाती है, आपकी सभ्यता कहलाती है। तो इतना आप समझिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग, एक नदी है सिंधु नदी, उसके आसपास एक बहुत बड़ा, ऐसा आप इमेजिनेशन कीजिए, एक नदी है, नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सा गांव बसा है। उस गांव में कौन लोग रहते हैं, वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो किस तरीके से खाना खाते हैं। जैसे अगर आज हम राजस्थान का कल्चर देखें और वहीं तमिलनाडु का कल्चर देखें, दोनों में फर्क होगा ना। जहाँ राजस्थान वाले पगड़ी पहनते हैं और राजस्थान वाले दाल बाटी चूरमा खाते हैं, वैसे तमिलनाडु वाले क्या है, एक धोती पहनते हैं नीचे से, सर में ज्यादा कुछ पहनते नहीं है, वो नारियल पानी पीते हैं, डोसा इडली खाते हैं। फर्क है ना दोनों में, उनका खान पान अलग, इनका खान पान अलग, उनका कपड़े पहनने का तरीका अलग, तमिलनाडु वालों के कपड़े पहनने का तरीका। तो क्या है, दोनों में अंतर है। तो बस उसी अंतर को भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लोग कैसे इस गांव में, बस ऐसा समझ लो, इस नदी के गांव में जो इलाके में रहते हैं, हम वहां वालों का देखेंगे वो कैसे रहते हैं, वो किस तरीके का खान पान करते हैं, उनके बीच में किस तरीके के संबंध हैं। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो समझ गए आप, एक सभ्यता का मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हम नदी के आसपास एक गांव है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। ऐसे तो हमें पूरे देश के गांवों को पढ़ना चाहिए। तो एक बात समझिएगा, ये जो सिविलाइजेशन है ना, हमारे देश की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, जिस टाइम पर ये सिविलाइजेशन थी, उस उस टाइम पे ना भारत की ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। आप अगर ज्यादा नहीं समझ पा रहे तो बस इतना समझ लीजिए, जैसे कि वर्तमान में हमारे देश में बहुत ढेर सारे गांव हैं, मतलब कि सारे गांवों में जो सबसे बड़ा एक गांव होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखो यहाँ भी ये ऐसा ही, ये एक बहुत बड़े इलाके में है। बाकी जो है छुटपुट छोटे मोटे हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनसे ना वर्तमान की बहुत सी चीजें कनेक्टेड है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। आपको जानकर अचरज होगा कि वैसे तो हम इसे गांव कर रहे हैं, पर पता है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इतने बड़े 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़े, बहुत ह्यूज लेवल में हम इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत ह्यूज लेवल में ये सभ्यता है। तो समझ रहे हो आपकी, आखिर हम इसी को क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो इसमें ना डाइवर्सिटी थी, वो डाइवर्सिटी किसी और सभ्यता में, मतलब उस टाइम के कुछ गांवों में हमने देखी नहीं। क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ गांव वाली सभ्यता नहीं, ये नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जो कि उस टाइम पर मिलना इम्पॉसिबल था। तो और वर्तमान में, और इसमें यहाँ से जो भी हमें चीजें मिली है, यहाँ का जो भी कल्चर हमें मिला, वो कल्चर कहीं ना कहीं वर्तमान में भी एग्जिस्ट करता है। इस वजह से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो अब आप समझ रहे हैं कि ये इतने बड़े देशों में फैली है तो ये बहुत बड़ी होगी। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ सिंधु नदी, यहाँ बहुत सी नदियां। अब आप सोचो इतने बड़े लेवल में है तो नदियां तो और भी होंगी, जैसे सरस्वती नदी भी है। लेकिन हम फिर भी इंडस नदी को क्यों लेते हैं, जरा समझिएगा कि हमने इंडस को इसलिए इसका केंद्र माना है क्योंकि इसके इलाके में, इसके आसपास वाले इलाकों में ना हमें ज्यादा घर मिले, मतलब इसके आसपास वाले इलाकों में हमें ज्यादा लोगों की संख्या मिली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, मान लिया जाए किसी दिन कोई अलग ही प्लैनेट, मंगल ग्रह से कोई भी प्लैनेट से कोई शख्स हमारी पृथ्वी में आएगा। अब वो हमारे पृथ्वी में आके हमारे भारत वाले देश में आया। अब वो हमारे भारत को तो जानता नहीं है, हमारी पृथ्वी में नया नया आया पीके टाइप का आदमी, तो हमारी पृथ्वी को कैसे, सॉरी हमारे भारत को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। हो सकता है वो कुछ इस तरीके से बताएगा कि जो ये भारत है ये एक चौकोर तिकोना आकार का है, इसके आसपास एक बड़ा सा समुंदर है जिसका नाम है हिंद महासागर, उसके बीच में ये इलाका पड़ता है। और ये जो इलाका है इसमें एक बहुत बड़ी नदी बहती है जो है गंगा। यहाँ के लोग गंगा नदी को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, हर बार गंगा नदी का नाम लेते हैं, गंगा नदी के नाम से यहाँ बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं और लोग गंगा नदी में डुबकी मारने आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं और गंगा नदी को सबसे बड़ी नदी बताते हैं। तो ये लोग कौन से हैं, ये गैंगेटिक सिविलाइजेशन है, गंगा के आसपास रहने वाले यहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं। बट क्या ऐसा है कि सब लोग गंगा के आसपास ही रहते हैं, यहाँ हजारों नदियां हमारे देश में, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, झेलम है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, बहुत सी नदियां हैं। बट हम एक मेन पॉइंट किसको लिया है, गंगा को। क्यों, गंगा हमारे देश में सबसे बड़ी नदी है। और दूसरा, गंगा के बारे में नॉर्मली सभी लोगों को पता होता है। एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, जो गंगा वाला इलाका है ना, उस इलाके में सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन है। मतलब वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन से इलाके में रहते हैं हम लोग, गंगा के आसपास रहते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ आता है, गंगा वाले इलाके में। वर्तमान में जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। क्यों, क्योंकि जो गंगा का इलाका है ना वो मैदानी इलाका है, एक तरीके से उपजाऊ इलाका है। इस वजह से सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर भारत वाले इलाके में रहती है, उसमें भी यूपी में। और उत्तर भारत में हमारी गंगा बहती है। तो बस आप ऐसा समझ लीजिए कि रहते तो हम पूरे भारत में, लेकिन हमने सेंट्रल पॉइंट किसको चुना है, गंगा को। क्यों, क्योंकि गंगा के आसपास ढेर सारे लोग रहते हैं, गंगा को एक इंपॉर्टेंट नदी माना जाता है, एक बड़ी नदी। तो बस आप वैसा ही इसमें भी समझ लीजिए कि हम सिंधु को एक गंगा की तरह मान रहे हैं क्योंकि इसके आसपास ज्यादातर लोग रहते हैं। बाकी अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में भी ये लोग फैले हुए हैं। इतना आप समझ गए कि इसका नाम क्या है और क्यों हमने इसका नाम रखा। चलिए अब मैं आपको एक थोड़ा सा सभ्यता और संस्कृति में फर्क बता देती हूँ। पहले थोड़ा सभ्यता और संस्कृति को समझते हैं। एक तरफ है आपके सिविलाइजेशन, एक तरफ है आपका कल्चर। थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें क्या अंतर है। सिविलाइजेशन, सभ्यता तो मैंने आपको समझा दी, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों का खान पान, उनका रहन सहन का तरीका, उनका पहनावा, सब कुछ क्या कहलाएगा, सिविलाइजेशन। एक तरीके से भौतिक होता है। भौतिक का मतलब फिजिकल, यानी कि हम इन चीजों को देख सकते हैं, हम इन चीजों को छू सकते हैं, हम इन चीजों को एक जगह से दूसरी, आप बर्तनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, आप मानव के पहने हुए कपड़े वस्त्र वगैरह छू सकते हो, है ना। तो एक तरीके से हम इनका क्या देखते हैं, रहन सहन। रहन सहन, कैसे ये लोग रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे पीते हैं, बस आप एक इस तरीके से समझ लो। तो ये क्या है, इनकी सभ्यता। वही संस्कृति क्या होती है, संस्कृति भौतिक नहीं होती है, इसे हम लोग महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप समझ गए, संस्कृति का मतलब है हमारे विचार, हमारे थॉट्स, आखिर हम किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं और उस सोच के हिसाब से हम किस तरह की परंपराएं बनाते हैं, वो आपकी कहलाती है संस्कृति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं वर्तमान का एग्जाम्पल दूं, वर्तमान में फोन यूज करना, मोबाइल फोन में बातें करना, कंप्यूटर्स का यूज करना हमारी क्या है, सभ्यता है। लेकिन जरूरी तो नहीं ये सभ्यता जिंदगी भर रहेगी। अच्छा, एक और चीज, ये जो सभ्यता होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब ये जो है शॉर्ट टाइम होता है इसका, कुछ टाइम के लिए, जब तक का इसकी जरूरत है ये तब तक का रहेगी, जैसे इसकी जरूरत खत्म होगी ये खत्म हो जाती, ये सालों साल रहती है, सालों साल ये महसूस की जाती है। तो थोड़ा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाऊंगी कि हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये हमेशा से ही ऐसा रहेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में इंटरनेट और मोबाइल फोन की जगह कुछ नई चीजें आ जाए,
अभी हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, हो सकता है कल के दिन हम लोग ऐसे बाजार में गलियों में चलेंगे और ऐसे ऐसे टच करेंगे, रास्ते में कुछ एक हमारे सामने स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जो मन करेगा हम वहां पे टच वच करते रहेंगे, कुछ इस टाइप के भी आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब हमारा रोबोटिक्स का भी जमाना शुरू हो गया। तो ये जो चीज हमेशा के लिए नहीं रहेगी वो है आपकी सभ्यता। अब देखो कल्चर का क्या मतलब होता है। हमारा कल्चर क्या है ना, हमारा फॉर एग्जाम्पल अब हम कल्चर देखें, हमारा कल्चर क्या है ना, हमारा एक तरीके से बोलने का तरीका, हमारा जो टोन है। एक बताऊं, आज हम लोग भले ही इंग्लिश में बात करते हो कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम तो हम हिंदी भाषा ही बोलते हैं ना। जैसे अगर हमें दर्द हुए तो आ उई ऐसे कहते हैं ना, उफ आउच ये तो नहीं कहते हैं। मतलब ये जो हमारी टोन है ये हमें पहले से मिली है, ये हमने चेंज तो नहीं करी। चलो थोड़ा सा और एग्जाम्पल देती हूँ कुछ और। आप ऐसा समझिए, फॉर एग्जाम्पल चलो शादी, ये मैं बताओ जो शादी है, शादी में जो फेरे लिए जाते हैं 7 फेरे, ये तो किस टाइम से चला जा रहा है, उस टाइम जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तब से चला जा रहा है। चलो इसी के लिए मुझे एक अच्छा सा एक आ गया अभी उदाहरण, थोड़ा समझिएगा। देखिए पहले और अब में क्या फर्क है, थोड़ा सभ्यता को बता दी। सभ्यता का मतलब क्या है, पहले हम लोग क्या पहले क्या होती थी शादी, अ, दोनों परिवार के लोग आते थे, मिलते थे और फेरे वगैरह करवाते थे। उसी तरह से निकाह होता था, आपस में मिलते थे, निकाह होता था, शादी कंप्लीट। वर्तमान में क्या चेंज आ गया उसमें सभ्यता में, बस इतना सा चेंज आ गया, जैसे कोरोना में सबसे ज्यादा देखा होगा, अब ऑनलाइन शादियां हो जाने लगती है। ऑनलाइन मंदिर सॉरी ऑनलाइन जो है पंडित मंत्र पढ़ते जाते हैं, वो लोग फेरे वगैरह अपने अपने जगह में लेते हैं, शादी हो जाती है। उसी तरीके से ऑनलाइन निकाह में कबूल है कह के शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है। बट दोनों में क्या फर्क है, पहले लोग मिलते थे, शादियां करते थे। वर्तमान में क्या है, एक प्रॉब्लम की वजह से ही सही, लेकिन हम लोगों ने डिजिटल करा ना, उसमें चेंजेस लेकर आए, तरीके से क्या है चेंजेस आए। बट क्या चीज नहीं टूटी, हमारी कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है, कल्चर में हमारी क्या है, विवाह करना, निकाह करना हमारे कल्चर से मिला है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में या कभी भी, चाहे हम कितने भी डेवलप हो जाए, निकाह करना या विवाह करना छोड़ देंगे? नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये हमें कल्चर से मिला है कि विवाह और निकाह होते हैं, तो ये हमारा कल्चर रहा है। कल्चर में हम लोग उसके अलावा हम कल्चर में अपने गॉड में बिलीव करते हैं, गॉड की बताई हुई रास्तों पर चलता है, चाहे कैसा भी मॉडर्न युग क्यों ना आ जाए। बट जो चीज हमारे विचार है, हमारे जो कनेक्शन है हमारे गॉड से, क्या वो किसी भी मोबाइल फोन इंटरनेट के आ जाने से खत्म हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे? हो सकता है कि कुछ चीजों में आप लोगों के साइंस डेवलपमेंट कर ले, बट अभी भी अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, सही है, तो आपका कनेक्शन हमेशा मिला रहता है। या फिर हमारे देश की परंपरा क्या है, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करना। तो ये सब क्या है, हमें एक संस्कृति से मिला ना, हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं हर एक चीज को लेकर। तो ये क्या है, आपकी संस्कृति है। सभ्यता का मतलब है जो आएगी, खत्म होगी, कुछ नया डेवलप होगा। कल्चर क्या है, जो हमेशा से चलता आ रहा है, चलेगा और चलता रहेगा। समझ गए आप इतना? तो ये है हमारा सभ्यता और संस्कृति। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सभ्यता, उसमें से कुछ संस्कृति निकालेंगे जिसको हम वर्तमान में अडॉप्ट करे हुए हैं, वो देखेंगे। लेकिन हमें सभ्यता देखना मतलब सिंधु घाटी के आसपास रहने वालों की संस्कृति के बारे में, सॉरी उनके रहन सहन के बारे में हमें जानना है। ठीक है दोस्तों, आज तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। हम इसकी शुरुआत करेंगे इनके नामों से। ये जो सभ्यता है इसके अलग अलग नाम है, उस नाम के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक या कॉमन नाम इसका जाना जाता है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब आप कहेंगे हड़प्पा कहां से आ गया? जैसे सिंधु सभ्यता आया ना, वैसे हड़प्पा सभ्यता आया। सिंधु सभ्यता कैसे पड़ा था, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इलाका बसा था। उसी तरीके से जो ये हड़प्पा है ना, हड़प्पा इसका एक शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है हड़प्पा। यहाँ पर बहुत से लोग, ज्यादातर लोग यहाँ, मतलब ज्यादातर लोग भी, और दूसरा ये हमें यहाँ से बहुत ढेर सारे एविडेंस मिले हैं जिससे हमें इस सभ्यता का पता चलता है। तो हमें 2 शहरों से सबसे ज्यादा एविडेंस मिले, एक है हड़प्पा से, एक है मोहनजोदाड़ो से। तो इन दोनों को भी हम लोग एक सेंटर में रखते हैं, पीक में रखते हैं। जैसे कि भारत में हम लोग किस स्टेट को पीक में रख सकते हैं? वैसे तो अब सब लोग अपने अपनी खासियत है, बट कॉमनली जो सबसे ज्यादा जाना जाता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश वाले ज्यादातर लोगों को पता है। अब तो क्या सबको पता है, वैसे कॉमन देखा जाए तो यूपी को हम ले सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ बहुत ढेर सारी संस्कृति है, यहाँ ज्यादातर लोग रहे हैं। तो यहाँ से हम उनके बर्तन मिले हैं, उनके मूर्तियां मिली हैं, उनके रहन सहन का सामान मिला है। इस वजह से हमने हड़प्पा को भी एक नाम दे दिया। जैसे हमने नदी के नाम पर दिया था, उसी तरह इसके बड़े शहर के नाम पर भी हमने इसे नाम दिया। पहला हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के नाम पर।
इसके शहरों को हम लोग देखेंगे। और फिर दूसरा हम लोग देखेंगे, इसे कहते हैं हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता। देखो जो जो इसमें विशेषताएं है ना, उसी विशेषता के नाम पर हमने इसको सभ्यता का नाम दे दिया। कांस्य युगीन का मतलब होता है कांसे के युग की सभ्यता। ये पहली सभ्यता थी जहां पर कांसे का निर्माण हुआ था। कांसा क्या होता है? कांसा एक धातु होती है जो कि टिन और तांबे को मिलाकर बनाई जाती है। इससे बहुत से धातु के बर्तन बनते हैं, बहुत से औजार बनते हैं। तो ये पहली सभ्यता थी जहां पर कांसा मिला था, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। पहला तो समझ आएगा कि पहली कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब कांसा पहली बार यहाँ मिला। थर्ड, प्रथम नगरीय सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली नगरीय सभ्यता है ये, भारत की पहली नगरीय सभ्यता। आपको जानकर अचरज होगा कि ये जो सभ्यता का टाइम पीरियड है ना, ये ईसवी पूर्व है, बिफोर क्राइस्ट। लगभग इसका जो टाइम पीरियड है वो 3200 बीसी से लेकर 1900 बीसी, 3200 ईसवी पूर्व से 1900 ईसवी पूर्व की बात है। मतलब आप अगर माने तो लगभग आज का 4000 साल पहले की ये सभ्यता है। और 4000 साल पहले नगरों का होना, और ऐसे नगर जो वर्तमान में है, समझ लो 4000 पहले के जो नगर हैं वो 4000 बाद में भी हमें मिलते हैं। तो अब तो चलो हमने डेवलप किया है, बहुत से हमारे पास साइंटिफिक तरीके हैं। उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं था, पढ़ाई के नाम पर ज्यादा कुछ था नहीं। तो ऐसे टाइम पर एक नगर का होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और उस टाइम पर सिर्फ हमारे भारत में ही नगरीय सभ्यता थी। उस वक्त और सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी, ये अलग अलग देशों की थी। लेकिन वो उनमें से कोई भी नगरीय सभ्यता नहीं थी, सब ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो ये हमारे देश की पहली नगरीय सभ्यता कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक है समझ, तो हम इस पार्ट्स में डिवाइड करके हम इस सभ्यता के बारे में देखेंगे। इनके हम आर्थिक स्थिति को भी जानेंगे। अच्छा, मैं आपको कल ये भी बता दूंगी कि जो ये सन, बहुत से लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, ईसा पूर्व, ईसवी, इसमें क्या फर्क होता है, ये क्या चीज होती है। ये जो टाइम लाइन है ना, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। ऐसा करेंगे कल हम लोग एक बार टाइमलाइन भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने, अच्छा आज जो है ना बेसिक समझाना जरूरी था। देखो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको पूरे आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको इतिहास इतिहास की तरह रटने वाला ना लगे, बल्कि एक स्टोरी की तरह लगे, आप मजे ले लेके पढ़ो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया है, आपके दिमाग में बैठ चुका। अगर बैठ गया तो जल्दी से मिनट में यस लिख दो और लाइक भी कर दो, और साथ ही इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कल हम लोग इसके आगे से देखेंगे। और आपको अभी मैं मेंस का भी एक क्वेश्चन दे देती हूँ, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए। वैसे तो ज्यादा नहीं, मैं छोटा सा सवाल दूंगी। बस आज आपको ये लिखना है, सभ्यता। अच्छे चलिए क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन लिखिएगा। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? What is the difference between civilization and culture? What is the difference between civilization and culture? ठीक है, इसे आपको लिखना है 100 वर्ड्स में। थोड़ा लिखने का तरीका मैं बता दूं। सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो देना है। इंट्रो में क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो, सभ्यता संस्कृति, थोड़ा सा आप इंट्रो में हल्का फुल्का सभ्यता संस्कृति के बारे में लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो मैं मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन की बॉडी लिखना शुरू कीजिएगा। सभ्यता संस्कृति में आपको कुछ कुछ अंतर बताने हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आप अब आपको ये बताना है कि इन सब चीजों से क्या आखिर में मुद्दा निकलता है। कंक्लूजन का मतलब है, निष्कर्ष का मतलब होता है जितना भी आपने लिखा है उसका पूरा अगर हम निचोड़ कहें तो इन सब चीजों का एक 3-4 शब्दों में निचोड़ क्या है, बस आपको निचोड़ देना है। ठीक है, तो ये 100 वर्ड्स में लिखिएगा। बाकी इसको शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इतिहास बहुत इजी तरीके से समझा पाऊं, और उम्मीद करूंगी कि आपको समझ भी आए। तो चलिए यहाँ पे करती हूँ मैं क्लास का एंड। सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ सबमिट करना है? ये करना आपको टेलीग्राम चैनल में, जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग टेलीग्राम चैनल है स्टडी धावक का, वहां जाकर आपको इसे सबमिट करना है। मैं टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दोनों ही मैं अपने अबाउट में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आपका क्वेश्चन सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो जो आपका ग्रुप है
जो ग्रुप में आपका नीचे से आ रहा होगा चैट करके, जैसे उसमें आता है ना व्हाट्सएप में चैट, तो वहां पर कोई जो पिन है राइट हैंड साइड में एक पिन टाइप की बनी होगी, इस टाइप से बनी हुई है, उसमें जाकर आप अपना जो आंसर है उसकी फोटो क्लिक कीजिएगा, उसे सबमिट कर लीजिएगा ग्रुप में। अगर बाय चांस ग्रुप में आपका नहीं हो पाता है तो जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल स्टडी धावा करके, उसमें हर एक वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन आ रहा होगा कि लीव अ कमेंट करके लिख के आया होगा, उस लीव अ कमेंट में जाकर आप अपने जो भी आंसर उसकी फोटो खींचिएगा, उसमें जाके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।